हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? आज के संदर्भ में जो कल हमने पढ़ा था, पहले एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके पश्चात ही हम वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे साथ सारे सिद्धांत को यदि आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात को आपको पूरी तरीके से महसूस करा दूंगा कि हाँ, वाकई में ऐसा होता है। ठीक है। और ऐसा है भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं बल्कि ऐसा है भी, और आगे भी ये सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के बारे में हमने कल चर्चा की थी। ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से ही नहीं बल्कि हमारे अंदर यदि जानकारी रहती है, तो यदि हमारे टीचर में एक तरह से बनने की भूमिका निभाता है। हमें टीचर्स यानी कि एक सामान्य व्यक्ति से एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर बनने के लिए हमारे लिए क्या बनाता है, एक भूमिका निभाता है। ये सारे सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि संवेग यानी कि इमोशन की बात करूँ मैं, आप सोचिए कि क्या इनके जो इन्होंने क्या नाम है इनका, मैकडूगल जी हैं, जो मैकडूगल जी हैं, क्या इन्होंने जब सिद्धांत नहीं दिया था, एक बार आप कल्पना कीजिए कि क्या इन्होंने जब सिद्धांत नहीं दिया था, यानी कि इमोशन के बारे में जब इन लोगों ने चर्चा नहीं किया था, मूल प्रवृत्ति के बारे में चर्चाएं नहीं की थी, तो आप सोचिए एक बार, क्या इससे पहले इमोशन नहीं रहा होगा? आप एक बार सोचिए कि क्या इसके पहले, यानी कि जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो क्या इसके पहले इमोशन शब्द नहीं रहा होगा? हाँ, आप एक बार सोचिए कि क्या लोगों में एक तरह से भावना नहीं रही होगी? तो रही थी दोस्तों। लेकिन हाँ, इन्होंने हमें इन चीज़ों से परिचित कराया। इन्होंने हमें बताया कि संवेग होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, संवेग होता है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर इमोशन होता है दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि जो इमोशन शब्द है, इमोशन शब्द जो है वो इमोशन शब्द जो है इमोवर शब्द के से हुई है, यानी कि लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से हुई है, जिसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि उत्तेजित करना दोस्तों। उत्तेजित करना, इमोशन क्या करता है, हमें उत्तेजित करता है, हमारे अंदर हलचल मचाना, उथल पुथल जैसे चीज़ें उत्पन्न करता है दोस्तों। दूसरी चीज़ें हमने ये भी देखा था कि संवेग जो होता है मनोशारीरिक होते हैं। संवेग जो होते हैं मनोशारीरिक होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मन के द्वारा। आप सोचिए कि एक बार आप कल्पना कीजिए कि हम क्या करते हैं, अपने संवेग अपने इमोशन को क्या करते हैं कि एक तरह से मन के द्वारा हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर के द्वारा ही हम इसे प्रदर्शित कर पाते हैं, क्योंकि इमोशन जो है हम मन के माध्यम से ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि हमें इसे प्रदर्शन करना है, यदि हमें इसे प्रदर्शित करना है, तो शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि क्या मन के भाव से हम अपने इमोशन को प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे मन में ऐसा इमोशन भले आ जाएगा, लेकिन हमें यदि प्रदर्शित करना होगा किसी के सामने, तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर के माध्यम से ही अपने इमोशन को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो कल हमने जो देखा था, कल जो हमने सीखा था, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संवेग शारीरिक होते हैं या नहीं, तो बताइए हाँ, संवेग जो होते हैं मनोशारीरिक होते हैं। क्या इसे मन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, इसे मन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यदि मन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है? तो आप बताइए, इसे मन के द्वारा तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि हमें प्रदर्शित करना है तो शरीर के द्वारा ही प्रदर्शित हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति के अर्थ और परिभाषाएं के बारे में मैंने चर्चा की थी कि मूल प्रवृत्ति के अर्थ क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बालक में जो पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह जन्म से ही होती हैं। देखो, बालक में ही नहीं, देखो कोई व्यक्ति तो है, आप सोचिए हर व्यक्ति एक न एक दिन बालक होता है, इसलिए यहाँ बालक की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर बालक की परिकल्पना की गई है कि हर व्यक्ति जो व्यक्ति जन्म लेता हो, ये क्या होता है, बालक एक न एक दिन तो होता है।
तो सभी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, इमोशन जो होता है, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मे से ही होती हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ हमें यह भी जान लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, स्वाभाविक रूप से लगभग लगभग क्या होती है, सभी के अंदर समान भी होती हैं। अब ऐसा नहीं है, देखो अगर रोना जो है, अगर कोई व्यक्ति रोता है, अगर कोई व्यक्ति हंसता है, तो वह दूसरे व्यक्ति के अंदर भी यह समानता हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। मिल सकती ही नहीं, मिलती ही है। आपको इतना भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई कहे कि बालक में मूल प्रवृत्तियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ पाई जाती है और कब से पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि बालक में या व्यक्ति में जो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वो जन्म से ही पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ें मैंने ये भी बताया था कि लगभग लगभग जो होती है सभी के साथ स्वाभाविक रूप से लगभग समान ही पाई जाती हैं मूल प्रवृत्तियां दोस्तों। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने उदाहरण स्वरूप पेश किया था आप सभी के सामने कि बच्चे का जन्म से रोना क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गई। गुस्सा करना, देखो गुस्सा क्या आज से नहीं आया है, आप सोचिए एक बार, कल्पना कीजिए कि गुस्सा जो है आज से कोई शब्द ऐसा उत्पन्न नहीं हो, या युगों युगों पहले से ही क्रोधित शब्द निकला हुआ है। ठीक है, आप देखिए कि यदि महाभारत रामायण काल में यदि हम चर्चा करें तो वहाँ पर भी यदि हम कल्पना करें और वहाँ पर भी हम सोचते चलें तो वाकई में ये सारे गुण पहले से ही विद्यमान थे। लेकिन लेकिन मैकडूगल जैसे वैज्ञानिकों ने या मैकडूगल जैसे सिद्धांतकर्ता ने इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया और हमें बताया कि ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ों को नाम देना जरूरी है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि जैसे कि चक्रवात आते हैं, आप देखते हो कि चक्रवात के कई नाम दिए जाते हैं। उसका एक कारण यह है कि चक्रवात हर समय आता रहता है, कभी साल में 2 बार भी आ सकते हैं, कभी साल में 3 बार आ सकते हैं। तो हर साल के चक्रवात आप A1 2 A3 ऐसे तो कह नहीं सकते हैं, इसीलिए चक्रवात का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, चक्रवात का नाम दे दिया जाता है, जैसे कैटरीना दे दिया जाता है, और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो जो उनको लगता है एक तरह से उसके सीक्वेंस में आते हैं, उसे एक तरह से नाम देते हैं। तो उसी चीज़ों को इन्होंने प्रस्तुत किया और हमें बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों वो कैसे होती हैं, और क्या आज की चीज़ें नहीं है बल्कि इतिहास के पहले से सारी चीज़ें चली आ रही हैं। यानी कि जब इस पृथ्वी पर जब मनुष्य ने जन्म लिया तब मूल प्रवृत्तियां साथ में जन्म लिया दोस्तों। आप इतना भी बता सकते हैं किसी को कि इस पृथ्वी पर या पूरी पृथ्वी पर जब मानव ने धरती पर जन्म लिया तभी से मूल प्रवृत्तियां उसके साथ उत्पन्न हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया था दोस्तों कि मैकडूगल जी के अनुसार क्या परिभाषाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है जो किसी प्राणी से को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव कराने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने जैसे प्रबल करने की इच्छा का भी अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें देखते हैं, हमारी मूल प्रवृत्ति क्या करती है, बाध्य कर देती है हमें इमोशन प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों। हमारे अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ें हम देखते हैं तो हमारे अंदर इतना होता है, एक तरह से हमारे अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम उन चीज़ों को एक तरह से प्रकट करने के लिए हमें बाध्य कर दिया जाता है। और इसी चीज़ को मैंने आपको ये भी बताया था कि मूल वुडवर्थ जी ने बहुत अच्छी परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत किया और जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन्होंने बताया कि भाई जो मूल प्रवृत्ति कार्य करने को बिना सीखा हुआ स्वरूप है। इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्ति ऐसा नहीं कि किसी टीचरों द्वारा सिखाया गया, ना किसी के गुरुओं द्वारा सिखाया गया, ना किसी के माध्यम से सिखाया गया, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो कि बिना सीखा हुआ स्वरूप है। क्या आप सोचिए आप एक बार कल्पना कीजिए कि क्या हमें किसी ने रोना सिखाया था, क्या हमें किसी ने हंसना सिखाया था? तो ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, किसी ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया ऐसी मूल प्रवृत्तियों के लिए, बल्कि यह क्या होते हैं, जन्म से ही उत्पन्न हुई थी और जिसे कहा गया कि बिना सीखा हुआ स्वरूप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अनुसार कहा गया है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं बिना सीखा हुआ स्वरूप है? तो वुडवर्थ जी ने बताया हमें
कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं बिना सीखा हुआ स्वरूप है। फिर मैंने आपको बताया था कि संवेगात्मक और संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपस में कैसे क्या संबंध होता है, कैसे एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, इनमें मैंने आपको बताया जन्मजात होती है। आपको सारी परिभाषाएं बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल माइंड में सेट करते चले जाइए, आप कल्पना करते चले जाइए, एक सीरीज में एक सीक्वेंस टाइम में मैं 100% कहता हूं कि आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। उसके बाद मैंने इसके पर चर्चा किया था। तो आज हम जानेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों मैं अगर बात करूं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को कहा जाता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कहा जाता है। अब आप सोचिए कि क्या समाज क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि समाज क्या होता है, तो आप कहेंगे कई परिवारों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है और जिसके कुछ ना कुछ नियम और कायदे होते हैं, ठीक है, कुछ उसके कुछ ना कुछ हर एक समाज के, चाहे वो मानव समाज की बात कर ले, और मानव समाज में भी कई समाज होते हैं। आप जाति के आधार पर देख सकते हैं समाज होते हैं, ठीक है, समुदाय के आधार पर आप देख सकते हैं, धर्म के आधार पर भी समाज होते हैं। तो हर एक समाज के, चाहे वो यदि हम पूरे संपूर्ण मानव की बात करें, संपूर्ण मानव के विकास की बात करें या संपूर्ण समाज की बात करें मानव के साथ, तो इनके भी कुछ ना कुछ नियम और कायदे हैं दोस्तों, और इनकी भी कुछ ना कुछ भाषाएं हैं, इनकी कुछ ना कुछ सांस्कृतिक है यानी कि संस्कृतियां हैं। तो यानी कि सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें समाज के द्वारा ही मिल रहा है। कौन बताया हमें? वाइगोत्स्की जी ने बताया कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी आज कर रहे हैं, जो भी आपका विकास हो रहा है, इसका एक ही माध्यम है, वो है समाज। आपको मैं एक चीज़ और भी ध्यान देना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आपका समाज अगर आपका समाज मैं आपको बताऊं, ट्राइबल क्षेत्र में चले जाइए, जनजातीय क्षेत्र में एक बालक है, मान लो एक बालक को आप लीजिए, एक बालक ने जन्म लिया, अगर उसे हम जनजातीय क्षेत्र में भेज दें, वह जन्म लिया, उसके 1 साल बाद जब उसने बोलना सीखा, उसके बोलने से पहले ही उसको ट्राइबल क्षेत्र में भेज दिया गया, जनजातीय समाज में भेज दिया गया, तब कैसे हो गया? उसकी जो बोली भाषा रहेगी, उसकी भाषाएं जो रहेगी, उसका कल्चर जो रहेगा, कैसा रहेगा? आप बताइए एक बार, आप सोचिए, उसका भाषा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर वही बालक हमारे पास रुक जाता है, वही बालक यदि हमारे पास रुक जाता, तो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उस समाज के नियम और कायदे को सीखेगा, वहाँ की समाज की भाषाओं को सीखेगा, वहाँ की हर वो चीज़ें सीखेगा जो वहाँ पर विद्यमान है दोस्तों। तो वही चीज़ें वाइगोत्स्की ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो विकास का होता है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा कि अब मैं आपको थोड़ा से यहाँ पर साथ साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है। इन्होंने बताया कि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण जो आधार है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो बालक होते हैं, उनके विकास का महत्वपूर्ण आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास दोनों होता है। बालक का एक ही चीज़ विकास नहीं होता है, बल्कि संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास कहाँ से होता है? समाज की अंतःक्रिया द्वारा होता है। इसी को आधार बना के, इसी के आधार पर उनका क्या होता है? विकास होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि एक बालक था, उस बालक को यदि हम जनजातीय क्षेत्र में भेज देते हैं, तो उस समाज के अंतःक्रिया द्वारा वह सीखेगा। लेकिन वही बालक, आप कल्पना करते चलिए, वही बालक यदि यहाँ पर रुक जाएगा, यानी कि हमारे समाज में रुक जाएगा, तो उसका हमारे समाज के अनुसार उसका विकास होगा। हमारे समाज की जो अंतःक्रिया होगी, जो हमारे समाज के अंदर जो भी क्रियाएं होगी, उन चीज़ों को वह सीखेगा। वही चीज़ें इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि बालक का विकास कैसे होता है। दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया हमें, सॉरी दोस्तों, दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया कि वाइगोत्स्की जी ने बताया हमें कि
एक तरह से बालक का विकास किसके द्वारा होता है? समाज द्वारा होता है। बालक का विकास जो होता है समाज के द्वारा होता है। आप तो इसको जरा माइंड में सेट कर ही लीजिए कि बालक का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। आपको मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पर इंटरलेट करना चाहूँगा कि आपने देखा कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ को क्या कर सकते हैं? हम संशोधित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आप ध्यान, एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। मैंने ये बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो संवेगात्मक होता है, जो संवेग होता है हमारे अंदर, जो विकास एक तरह से इमोशन होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, तो यदि हमें और अच्छे वातावरण में रहने को मिल गया तो हम अपने क्रोध को संशोधित कर सकते हैं, यानी अपने क्रोध को कंट्रोल और कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि समाज के द्वारा ही हमारा विकास होता है। वाइगोत्स्की जी ने हमें समझाने का प्रयास किया। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो है मानसिक कार्य पर आधारित है। कैसे आधारित है? जो निकट विकास क्षेत्र के आधार पर, यानी कि ZDP यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तब भी जो विकास होता है मानसिक कार्य, जो विकास मानसिक कार्य पर आधारित होता है। यानी कि जैसे मानसिक कार्य के आधारित का से तात्पर्य है आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके निकट विकास क्षेत्र, उसके निकट में आप जो रह रहे हैं, जितने निकट आप जिसके रहेंगे उतना आपका मानसिक कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है, उसी के अनुसार करेगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इन्होंने और भी क्या कहा है। फिर इन्होंने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। सोशल के जो इंटरेक्शन होता है, जो सोशल इंटरेक्शन होता है दोस्तों, इसके द्वारा ही बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। आप सोचते चलिए, आप कल्पना करते चलिए कि बालक को कैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या आप डायरेक्ट बालक स्कूल जाके सीखता है? नहीं सीखता है। मैंने आपको चर्चाएं किया है, अगर आप हमारी प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप यहाँ इंटरलिंकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जो बालक सीधा तो सीधा स्कूल जाता नहीं है। सबसे पहले क्या करता है बालक? वह परिवार में रहता है। पहले वो क्या करता है? माता पिता से सीखता है, फिर माता पिता के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ता है, फिर वहाँ पर सीखता है। फिर मैंने आपको बताया जब बालक घर से सीखता हुआ फिर थोड़ा से बड़ा होता है और समाज के संपर्क में आता है। तो समाज के जब संपर्क में आता है तो समाज के नियमों को वो सीखता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा गया कि बालक का जो विकास होता है, बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। फिर इन्होंने हमें समझाने का प्रयास ये भी किया कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने विचार या भाषा का विकास करता है। यानी कि इन्होंने कहा कि भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है दोस्तों। तो इन्होंने ये भी बताया हमें कि जो बालक होता है भाषा भी, यहाँ तक कि वह सारे नियमों और कायदों को नहीं बल्कि वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। आपको फिर मैं एक एग्जाम्पल याद दिलाना चाहूँगा, मैं आपको बार बार यही एग्जाम्पल दिलाता हूँ। आपने द जंगल बुक अगर मूवी देखा हो तो उसमें जो मोगली रहता है उसका कैसे समाज में वह जानवरों के साथ रहता है तो उसका विकास कैसे होता है, उसका विकास कैसे, उसकी भाषा रहती है, आप देखते हैं वह चीज़ों को कैसे एक तरह से लोगों को, यानी कि जो जानवर रहते हैं उनके साथ कैसे वह बातें कर लेता। तो उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि बालक का जो विकास होगा सामाजिक, जो भाषा का विकास भी, इतना ही नहीं बालक का ज्ञान तो प्राप्त होगा लेकिन बालक का जो बालक की भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही होगा। फिर इन्होंने हमें बताने का प्रयास किया और बताया, किसने? वाइगोत्स्की जी ने कहा कि बालक में भाषा दो प्रकार के द्वारा सीखी जाती है। हमने क्या किया है, बालक में जो भाषा का सीखने का प्रकार है हमने दो प्रकार से विकसित किया ताकि आपको पढ़ने में भी समझदारी हो, समझ आए और साथ ही साथ बालक को एक तरह से विकास कैसे होगा उसे हमें समझाने में भी एक तरह से आसानी हो सके। अब इसमें इन्होंने बताया कौन से दो प्रकार हैं। पहली चीज़ इन्होंने बताया कि इनर स्पीच के माध्यम से इन्होंने बताया कि इनर स्पीच किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि इनर स्पीच किसे कहते हैं। बताया गया कि विचारों से उत्पन्न
क्या होता है, या तो थिंकिंग हो सकती है, विचारों यानी कि मन से उत्पन्न क्या हो सकती है, या तो थिंकिंग हो सकती है, या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार यांत्रिक वाणी सोच को क्या कहा जाता है, इनर स्पीच कहा जाता है। तो इनर स्पीच किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है विचारों से उत्पन्न थिंकिंग हो सकती है, या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या वाणी हो सकती है दोस्तों। तो आपको क्या लगाना है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा इनर विचार। इनर विचार मतलब अंतर, अपने अंदर की विचार, अपने अंदर के विचार। अब अंदर के विचार में दो प्रकार से विचार हो सकता है, या तो हम मन से विचार उत्पन्न करेंगे, या तो मन से हो सकता है, या तो हम मन से या हम मस्तिष्क से अपने विचार को उत्पन्न कर सकते हैं, अपने विचार को कह सकते हैं। ठीक है, अपने अपने अंदर विचार यानी कि अपने अंदर सोच कैसे प्रकट कर सकते हैं, दो प्रकार से। या तो हम अपने विचार को यानी कि एक तरह से मन के माध्यम से, या हम कैसे कर सकते हैं, मस्तिष्क के माध्यम से अपने विचार या सोच को प्रकट कर सकते हैं। और वही सारी चीज़ें क्या हो गई, इनर स्पीच हो गई। फिर आप कल्पना कीजिए कि एक्सटर्नल स्पीच क्या होता है दोस्तों। पहली चीज़ें आपको एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, आपके परीक्षा के लिहाज से पूछा जा सकता है इंटरनल स्पीच को क्या शाब्दिक भाषा भी कहा जा सकता है। तो हाँ, उनको बताइए कि एक्सटर्नल स्पीच को शाब्दिक भाषा भी कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ें, अभी आपने देखा कि इनर स्पीच में हम या तो मन के भाव यानी कि मन से सोचते थे, अपने विचार को उत्पन्न करते थे, या तो हम अपने मस्तिष्क को अपने विचार को उत्पन्न करते थे, अपने विचार को एक तरह से विचार अपने अंदर विचार उत्पन्न करते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, बालक अपने विचारों को वही चीज़ें ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। जो चीज़ें वह सीखता है इनर स्पीच में, जो वो सोचता है उसे क्या करता है, ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। यानी कि वह क्या कर देता है, बताने का प्रयास करता है। किससे बताने का प्रयास करता है, दूसरों से बताने का बात प्रयास करता है। कैसे, बातचीत के माध्यम से। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आया होगा कि इनर स्पीच में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, चाहे हम मन से सोचें और चाहे हम मस्तिष्क से सोचें। सिर्फ यहाँ पर हम सोच के अपने अंदर ही रख रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल स्पीच में क्या हो जाता है, जो चीज़ें हमने सीखा उसको दूसरों से हमने बातचीत करके क्या कर दिया, ध्वनि में उसको, जब हमने सोचा और उसको ध्वनि में परिवर्तित किया और दूसरों से बातचीत किया, तो वही चीज़ें क्या कहा गया, एक्सटर्नल स्पीच कहा गया। एक्सटर्नल स्पीच आपको समझ में आया होगा। जब आपको इनर स्पीच समझ में आया तो आप समझिए कि एक्सटर्नल स्पीच तो समझ में आ ही गया होगा। इनर स्पीच में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, लेकिन एक्सटर्नल स्पीच में वो चीज़ें हम सोचकर किसी से प्रकट करते हैं, किसी के सामने हम बात करके प्रकट करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल स्पीच कहा जाता है दोस्तों। क्यों, तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ दूसरी चीज़ें ने इन्होंने क्या कहा, वाइगोत्स्की जी ने हमें बताने का प्रयास किया कि बालक में पहले विचार आते हैं, आप फिर भाषा आती है। आप बताइए कि क्या मन में, क्या बालक या व्यक्ति के मन में पहले विचार आता है या फिर भाषा आती है। आप सोचिए एक बार कि मन में क्या पहले विचार आता है या फिर भाषा आती है, या इन्होंने जैसे कि पियाजे जी ने कहा कि बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। आप सोचिए एक बार, क्या दोनों में से कोई चीज़ें आ रही हैं, क्या दोनों चीज़ें आ रही हैं एक साथ, दोनों चीज़ें तो एक साथ आएंगी नहीं। या तो हमारे अंदर पहले विचार आएगा या पहले भाषा आएगी। लेकिन अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें दोस्तों यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अगर हम दोनों का निष्कर्ष यहाँ पर निकालें कि पहले विचार आता है या पहले भाषा आता है, तो यहाँ पर स्पष्ट तो हो ही नहीं सकता कि पहले विचार आता है या पहले भाषा। यानी कि हम कह नहीं सकते पहले क्या आता है दोस्तों, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक भाषा का ही स्वरूप है। जो हम सोचते हैं वह भी एक भाषा का स्वरूप हो सकता है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही तो सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर हम सोचते हैं तो कोई चीज़ कैसे सोचते हैं, हमारे मन में विचार कैसे आता, भाषा के माध्यम से। यदि हमें इंग्लिश आती है तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश के माध्यम से हमारे अंदर विचार आता है, हम सोचते हैं। कोई भी चीज़ें हमें किसी के सामने डिस्क्लोज करना है, मान लो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन, कोई स्किल आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन दूं, तो प्रेजेंटेशन मेरे अंदर कैसे विचार आएगा, किस भाषा के माध्यम से आएगा,
किस भाषा, जिस भाषा का मुझे ज्ञान होगा दोस्तों, उसी तरह आपको जिस भाषा का ज्ञान होगा उसी भाषा के अनुसार ही आपके विचार आएंगे दोस्तों। तो मैं ये मान के चलता हूँ आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट आइए बात करते हैं भाषा यंत्र क्या होता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि भाषा यंत्र क्या होता है। भाषा यंत्र जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। आप फिर कल्पना कीजिए कि समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक क्या किया जाता, स्थानांतरित करता है। जैसे अगर मैं आपको और भी अच्छे समझाने का प्रयास करूं तो भाषा के सभी गुण जैसे कि विचार, भाव, अनुभव और कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि अनुभव जो है वो निम्न प्रकार से प्राप्त हमें होता है। कौन कौन से प्राप्त है, अनुकरणीय सीखना, अनुकरणीय के माध्यम से सीखते हैं तब होता है। आइए हम बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का क्या प्रयास किया कि जो भाषा यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी एक मतलब क्या होता है, द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। यानी कि एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के विचार तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब आइए जानते हैं कि कौन सा अनुभव होता है जो निम्न प्रकार से हमें सीखने को प्राप्त होता है। अगर हम पहली बात करें अनुकरणीय सीखना, इमिटेटिव लर्निंग की बात करें तो बालक जो है बालक अनुकरण के द्वारा ही बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति, अधिगम में देख लो यहाँ पर लर्निंग बात की जा रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा पाता है या प्रकट कर पाता है। आप सोचिए कि अनुकरणीय यानी कि सीखने के बाद ही क्या करता है व्यक्ति, यानी कि कोई भी चीज़ें सीखने के बाद ही, कोई चीज़ें सीखने के बाद, मान लो उसने इंग्लिश सीखा, मान लो एक बालक है, दो बालक हैं, ठीक है, ए और बी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बालक है, या जब इंग्लिश सीखेगा तभी तो अपने विचारों को इसके सामने इंग्लिश में प्रकट कर पाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ कहा जा रहा है कि अनुकरणीय सीखना यानी कि भाषा का अधिगम क्या करता है, कोई व्यक्ति यदि कोई बालक क्या करता है, कोई भाषा का अनुकरण करता है, कोई चीज़ें सीखता है, तभी वह क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ या उसको साझा कर पाता है। तो वही चीज़ें इन्होंने बताया कि अनुकरणीय सीखना यानी अनुकरणीय के माध्यम से क्या होता है, बालक अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रकट कर पाता है या साझा कर पाता है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं निर्देशात्मक सीखना कैसे होता है। निर्देशात्मक कैसे सीखता है या निर्देशात्मक कैसे सीखना होता है। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति में कौन आ सकता है, जैसे कि अध्यापक आ सकते हैं, अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब यहाँ पर बालक कैसे सीखता है, वहाँ पर एक तरह से वो समाज के माध्यम से सीखा, अनुकरणीय माध्यम में, ठीक है, किसी व्यक्ति के, लेकिन यहाँ पर कैसे सीख रहा है वो, किसी व्यक्ति की सहायता ले रहा है। जैसे कि अध्यापक अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, बालक ज्ञान को प्राप्त कर पा रहा है। अगर आप सोचिए कि आप जो यहाँ पर सीख रहे हैं, अभी जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसके माध्यम से, निर्देशात्मक माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जो सीख रहे हैं उसे बोला गया निर्देशात्मक सीखना, आप जो मुझसे सीख रहे हैं उसे बोला जाएगा निर्देशात्मक सीखना दोस्तों, क्योंकि आप मेरे माध्यम से आप सीख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना ही निर्देशात्मक सीखना कहलाता है। नेक्स्ट बातें आती हैं सहकारी अधिगम की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें सहकारी अधिगम की बात करें तो सहकारी अधिगम में क्या होता है, इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान उम्र के बालकों के साथ अधिगम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप वाइज स्टडीज होता है, या ग्रुप वाइज स्टडीज यानी कि कोई पढ़ेगा, ग्रुप वाइज कोई कौशल भी विकास कर सकता है। यानी कि आप देखते हो कंपनियों में क्या होता है,
अगर किसी कंपनी में आप जाइए तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप वाइज एक ग्रुप बनता है जिसमें कोई एक उद्देश्य, कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है और उसमें जो तकनीकी बातचीत होती है, तकनीकी चीज़ें जो इनको उद्देश्य प्राप्त करना है, तो ग्रुप के माध्यम से कोई चीज़ें यहाँ सीखते हैं, यानी कि कोई कौशल विकास करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा गया है कि सहकारी अधिगम, यानी कि इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाएगा और ग्रहण करते हैं, विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, यानी कि समान उम्र के बालकों के साथ अधिगम करता है। समान उम्र के बालकों के साथ अधिगम करने को ही सहकारी अधिगम कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो भी सीखा जाएगा वो क्या किया जाएगा, एक तरह से एक ग्रुप वाइज ही होगा, यानी कि एक ग्रुप बनेगा तभी अधिगम हो पाएगा। यानी कि अब यहाँ पर यदि हम सभी कुछ निष्कर्ष निकालें, जितना हमने पढ़ा उन सभी की यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के साथ ही वाइगोत्स्की की थ्योरी बनती है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी कैसे बनती है, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के साथ। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के साथ वाइगोत्स्की जी ने अपनी थ्योरी को प्रस्तुत किया था हमारे सामने। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर राय व्यक्त कीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा कि कल हम जो पढ़ेंगे जीन पिगट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीन पिगट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे आप जीन पियाजे जी बोलते हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।